नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बालाजी फैक्ट पे और मैं हूं आपके साथ अंकित ठाकुर। मीडिया, भारतीय मीडिया का बस चले तो ये खुद का अपना एक एक एरोप्लेन लेके और अपना एयरक्राफ्ट लेके इन देशों पे हमला करते हैं। ऐसे है भारतीय मीडिया। आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे जो मीडिया कहीं दूर भाग चुका उससे, क्योंकि उसको भी रिया चक्रवर्ती से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, कंगना राणावत से फुर्सत नहीं मिल रही है, उसको देश के बारे में कोई चिंता नहीं है। थोड़ी सी देश के बारे में बात करते हैं कि रिसेंट में एक मुद्दा चल रहा है भारत चीन विवाद। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि झगड़ा और युद्ध में फर्क क्या होता है। अभी जो चल रहा है वो झगड़ा है, और अगर इस झगड़े पर काबू न पाया गया तो ये कभी भी युद्ध का रूप इख्तियार कर सकता है। पुरानी कहावत है कि जब शासक की स्थिति अपने देश में खराब होती है तो वो अपने बॉर्डर को एक्टिव कर देता है, यानी अपनी सीमाओं को एक्टिव कर देता है पड़ोसियों से लड़ाई करके। क्योंकि उसको अपने देश की जनता की सिंपैथी चाहिए। और यही कुछ हालात अभी बन रहे हैं चीन में। चीन का एक क्षेत्र है इनर मंगोलिया। जब चीन में राजशाही थी तब मंगोलिया का एक हिस्सा चीन में मिला लिया गया था, जिसे इनर मंगोलिया कहा था, और आउटर मंगोलिया आज भी एक देश है मंगोलिया। तो इनर मंगोलिया में चीन ने एक संवैधानिक सुधार करके क्या करा है कि वहां की जो पढ़ाई की जो भाषा थी उसको मंगोलियाई से बदलकर मंदारिन कर दिया। मतलब अब बच्चों को केवल मंदारिन भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा, मंगोलियाई भाषा उनसे दूर होती चली जाएगी। तो इसको लेके वहां पे बहुत बड़े स्केल पर आंदोलन हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खुद शी जिनपिंग की हालत अपने चीन में ही खराब है, अपनी राजनीतिक पार्टी में खराब है, क्योंकि उनकी नीति उनको चीन अमेरिका से लेके हुई, जिसमें ट्रेडमार्क में उलझना पड़ा और चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी रिसेंट में कोरोना वायरस में भी वो अपने चीन का पक्ष मजबूत करके नहीं रख पाए। उस कारण उनकी हालत अपने देश में कमजोर हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को संवैधानिक सुधार करके जब तक जीवित रहेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति रहने का जो एक सपना है वो पूरा किया है, लेकिन वो अब कहीं दूर लग रहा है। उसके अलावा उनकी एक जो OBOR परियोजना है वो भी कहीं फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे देश इस कोरोना वायरस के कारण उससे नाराज चल रहे हैं। अब बात आती है कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत मई के महीने में होती है, जब चीन के जो विदेश मंत्रालय उनके प्रवक्ता ने कहा कि गलवान वैली हमारी, और वहां से इसकी शुरुआत होती है। तब 15 जून को एक झड़प हुई थी जिसमें भारत के सैनिक भी 19 सैनिक शहीद हुए थे, और भारत के मीडिया के अनुसार 35-70 न जाने कितने, पर हाँ, भारत की सेना से तकरीब जितने शहीद हुए थे उससे दुगने या उसके ऊपर ही शहीद हुए होंगे, ऐसा अनुमान है। अब दूसरी जो झड़प हुई थी वो हुई थी पेंगोंग त्सो झील के पास। कहाँ है ये झील? ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अब तो खैर लद्दाख में चली गई है क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये 1962 के युद्ध से पहले पूरी भारत में थी, और अभी ये लगभग 160 किलोमीटर से ज्यादा लंबी झील है, जिसका अधिकांश भाग जो है वो चीन में पड़ता है। अब इस झील के जो उत्तरी छोर को पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। जो 8 पहाड़ियां हैं उनको फिंगर के नाम से बोला जाता है, क्योंकि वो उंगली की आकार की है, आटो पहाड़ियां। अब उन उंगली आकार की आटो पहाड़ियों में फिंगर 1 से 8 तक है, जिसमें भारत के अनुसार उनकी LAC जो जाती है वो फिंगर 8 से होकर जाती है। वहीं चीन कहता है कि नहीं, हमारी जो LAC है वो लगभग फिंगर 2 से होकर गुजरती, लेकिन भारत की चौकी फिंगर 4 तक थी। और वहीं चीन और भारत दोनों ही फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, मतलब दोनों शामिल में पेट्रोलिंग करते थे। कभी वो 4 तक आ जाते थे, भारतीय 8 तक चले जाते। लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा, फिंगर 4 पे आकर जम गए। वहीं भारतीय सैनिकों ने इनका विरोध किया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि जब पहले डिसएंगेजमेंट हुआ था, सेनाओं को दूर जाने की बात हुई थी, तो उसमें चीन ने इस जगह फिंगर इलाके से बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो तो ये समझ बैठा था कि अब हमको यहां से कोई हिलाने वाला मिलेगा नहीं। उसने सोचा था कि 1962 में जो भारत की स्थिति थी वही आज की स्थिति, क्योंकि उस समय हमारे भारत का नेतृत्व कितना मजबूत था वो आप सब समझते ही हैं कि इतना बड़ा इलाका अक्साई चीन का चीन को सौंप दिया गया। पता ही नहीं चला कि कब हमारा वो इलाका चीन के पास चला गया, क्योंकि 2 वर्षों बाद तो पता चला था कि अक्साई चीन में चीन ने सड़कें बना ली। और अभी जो हालात है वो ये है कि भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है, जिसके कारण उसके बाद क्या है कि ये तो हुई झगड़े की बात।
अब झगड़े की बात के बाद चीन क्या कर रहा है? चीन ने रिसेंट में जो मॉस्को में एससीओ की मीटिंग हुई, उसमें पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और वहां के चीन के रक्षा मंत्री दोनों के बीच में एक बैठक हुई। हालांकि ये चीन के कहने पे हुई थी, लेकिन वो बैठक भी कोई नतीजा लेके निकले नहीं। उसके बाद एससीओ की मीटिंग में वापस भारत और चीन के विदेश मंत्री है वांग ली और भारत के एस जयशंकर, इनके बीच में बैठक हुई। उसमें 5 बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन वो सहमति कितनी बनी आप देख लीजिए कि वापस अभी भी रिसेंट में वही स्थिति है। और आप भारतीय मीडिया की बात माने तो उन्होंने लगभग 5 लाख सैनिक अपने बॉर्डर के उस तरफ इकट्ठे कर लिए हैं। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है इतना मीडिया ही जानता है कि वो कितना सही बोल रहा है, लेकिन एक अनुमान है कि लगभग 1 लाख सैनिक दोनों तरफ खड़े हुए हैं। और अगर यही स्थिति बनी रही और इस स्थिति को जल्द से जल्द नहीं संभाला गया तो 16 सितंबर के बाद युद्ध होने के पूरे चांस लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 16 सितंबर के बाद इस इलाके में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है कि नदियां जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ बहती है। पहाड़ी क्षेत्र है तो ऊपर से जब नदी नीचे की तरफ बहती है तो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ बहती है, और जब ज़्यादा फ्लो होगा तो उसमें सैनिक निकल नहीं पाएंगे, और जब बर्फबारी होगी तो वातावरण ठंडा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा, और वो जो नदियां हैं वो सब जमने लगेगी, और उसके कारण ये सैनिक आसानी से आ जा सकते हैं। तो दोनों ही तरफ की सेनाएं तैयारी कर रही हैं ठंड के आने की। हालांकि 1962 की और आज की कंडीशन अलग है। भारत की सेनाओं ने लगभग 30 ऐसी ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, जिसमें कालाटोप प्रमुख है। हालांकि भारतीय मीडिया कहता है कि हमने चीन की तरफ इन पहाड़ियों को हथियाया है, लेकिन स्थिति यह है कि ये भारत में ही स्थिति है। लेकिन बात यह है कि 1962 के युद्ध में इन 30 पहाड़ियों पर चीन का कब्जा था, इसी कारण वो युद्ध जीत पाया था। और अब ये स्थिति है कि भारत की सेना पहले ही सचेत हो गई और इन 30 चोटियों पर भारतीय सेना ने पहले से ही अपना जमावड़ा कर दिया। और चीन इसी बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि जो युद्ध उन्होंने इन पहाड़ियों की सहायता से जीता था अब कहीं वो हारता हुआ दिख रहा है। उसके बाद क्या है, चीन की सेना और भारत की सेना में एक फर्क भी है जो चीन को दिखता है। वो क्या है, चीन की सेना ने जो पीएलए ने आखिरी युद्ध 1979 के आसपास लड़ा था, लगभग आज से 40 साल पहले, वियतनाम वॉर। और भारत की सेना तो हर रोज युद्ध लड़ रही है, एक अघोषित युद्ध आतंकवाद के खिलाफ। तो भारतीय सेना ज्यादा सशक्त दिखती भी है। तो अगर इस मुद्दे को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो ये कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। आगे की अपडेट के साथ हम आपके सामने जल्द हाजिर हो